हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे अब्बा बड़े सख्त मिजाज के इंसान थे। हमेशा से उन्होंने हर चीज़ पर रोक टोक की थी। रात देर तक निकलने नहीं देते थे। लड़का होकर भी मुझे जल्दी घर जाना पड़ता था। नौकरी के बाद मेरी दोस्ती ऐसे लोगों से हो गई जो मुझे अपने वालिदैन के खिलाफ बदगुमान करते थे। कहते थे कि तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हें ज़िंदगी की अय्याशियाँ देखने ही नहीं दी हैं। आज तक तुम किताबों में सर देकर पड़े हुए हो। ये दुनिया तो बहुत रंगीन है। इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाओगे तो सारे गम भूल जाओगे। उनकी बातों में आकर मैं गलत रास्तों पर चल पड़ा था। मेरा नाम उस्मान है। मैं एक महज़्ज़ब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मेरे अब्बा हुजूर स्कूल में टीचर थे और अम्मा घरदारी संभाल रही थी। हम 4 भाई थे। अल्लाह ने हमें बहन से नहीं नवाजा था। मेरे अब्बा की तो बहुत ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी हो, लेकिन अल्लाह ने शायद उन्हें 4 बहुओं की सूरत में 4 बेटियां देनी थी। मेरे अब्बा हम पर बहुत सख्ती करते थे। कहते थे कि लड़कों का मामला लड़कियों से भी आजकल ज़्यादा नाजुक हो गया है। उन पर सख्ती ना करो तो बिगड़ जाते हैं। फिर नशई बेटे से बेहतर है कि इंसान बे औलाद ही रहे। हमारे घर में अब्बा की तनख्वाह से ही गुजारा चल रहा था। हमें पढ़ाने लिखाने में उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी थी। स्कूल भी खुद अपने साथ लेकर जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी बड़ी वाह वाह थी। उन जैसा पढ़ाने वाला नहीं था। उनके स्टूडेंट बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम कर रहे थे। वो हमेशा अब्बा से मिलने आते तो बड़े बड़े तहाइफ लाते थे। अब्बा की पूरे मोहल्ले में बड़ी इज्जत थी। मोहल्ले के कई बच्चे हमारे घर पढ़ने आया करते थे और माएँ कहती थी कि ये घर में ख़राब हो जाएंगे। अगर गली का कोई बच्चा बिगड़ रहा होता तो उसे अब्बा का लेक्चर सुनने भेज दिया जाता था। यूँ लगता था कि अब्बा पूरी गली के बच्चों की तरबियत का ज़िम्मा अपने कांधों पर लेकर बैठे हैं। अब्बा की इस मुखलिसी पर बाकी ख़ानदान वाले हंसा भी करते थे। कहते थे ये इंसान कभी बदल नहीं सकता। इस सादगी में उसने अपने बच्चों को भी गुर्बत की ज़िंदगी ही दी है। अगर तब अच्छे वक्तों में ये हमारे फ़ैसले पर हामी भर देता तो आज इसके घर के हालात मुख्तलिफ होते। मुल्क से वफ़ा करने वालों की कितनी ही खैर हुई है। ये मुल्क के बाशिंदे ही उन्हें नोच कर खाते हैं। आजकल सच्चे और हक परस्त इंसान का दौर नहीं है। आज के दौर में तो वही कामयाब है जो सिर्फ अपनी जेब के बारे में सोचता है। बहुत से सरकारी स्कूल में ऐसे टीचर भी थे जो महीनों महीनों अपनी शक्ल नहीं दिखाते थे, लेकिन उनकी तनख्वाहें कभी भी नहीं कटी थी। सिफारिश की बिना पर उनकी हर महीने अच्छी खासी तनख्वाह बन जाती थी। और मेरे अब्बा सर्दी हो या गर्मी, बुखार हो या ज़ुकाम, वो कभी भी स्कूल जाने से छुट्टी नहीं लेते थे। कहते थे कि जिस दिन स्कूल ना जाऊं उस दिन तबीयत ज़रा बोझल सी रहती है। किताबों को हाथ लगा लूँगा तो तबीयत ज़रा फ्रेश हो जाती है। मैं भाइयों में तीसरे नंबर पर था। अब्बा का बाकी ख़ानदान बाहर के मुल्क में रह रहा था। बाकी 2 ही भाई थे और दोनों दुबई में रहते थे। उन्होंने तो अब्बा को टिकट भेजने का भी कहा था कि यहाँ आकर काम ढूंढ लो और फिर तुम बच्चों को भी बुला लेना। लेकिन मेरे अब्बा को अपनी मट्टी से बड़ा प्यार था। कहने लगे कि वहाँ जाकर उनका मोहताज रहूँगा और ज़्यादा देर कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझ जैसा मुअल्लिम इंसान वहाँ जाकर क्या ही मेहनत मजदूरी करेगा। मुझे तो पढ़ाने लिखाने का ही शौक़ है और बच्चों से दूर चला गया तो कहीं ये बिगड़ ना जाएं। बाकी दोनों भाइयों ने बाहर जाकर ज़मीनें ख़रीद ली थीं। हमसे कई ज़्यादा अमीर थे और मेरे अब्बा अभी तक अपने बाप के मकान में ही रह रहे थे और न जाने कब उसका बंटवारा होता और हम उससे भी बेघर हो जाते। हमारा घर एक मिडिल क्लास इलाके में था, जहाँ तंग गलियों में खेलते लोग और लगी बंधी तनख्वाह, पेट भरना मुश्किल हो जाता था। मेरे अब्बा ने हमेशा हमें बेहतरीन कपड़े लेकर दिए थे। हमारी गली में ऐसे बेहतरीन कपड़े कोई नहीं पहनता था जैसे कपड़े हमें पहनने को मिलते थे। हमारे छोटे कपड़े भी गली मोहल्ले के बच्चों को दे दिए जाते थे और वो खुशी खुशी उन कपड़ों को पहनते। मेरे अब्बा को किताबों का बड़ा शौक़ था।
हमारे घर में एक कमरा तो किताबों के लिए रखा गया था, जहाँ पढ़ाई लिखाई का सारा सामान था। हमें भी अब्बा उसी कमरे में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। मोहल्ले के बच्चे भी उसी कमरे में पढ़ने आते थे। ये किताब अब्बा की तालिब इल्मी की ज़माने की है। उन्होंने अपनी किताबों को बहुत संभाल कर रखा था। अगर कभी उनकी कोई किताब गुम हो जाए तो घर में अम्मा की शामत आ जाती थी। मेरी अम्मा बड़े धीमे मिजाज की खातून थी। लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती थी और उनकी बात का भरोसा भी कर लेती थी। अब्बा के साथ हमने कभी उन्हें लड़ते नहीं देखा था। वो हमेशा से अपने फ़राइज़ को पूरा करने वाली खातून थी और ना ही कभी मैंने अम्मा से मार खाई थी। बस जैसे घर के हालात थोड़े तंग हो रहे थे तो उन्हें अब्बा को समझाने का एक नया जोश चढ़ गया था, और ये जोश भी उन्हें ख़ानदान से मिला था। कहने लगी, आप तो बाहर ना जा सके, अब देखें घर की आमदन कितनी मुख्तसर है और खाने वाले बड़े होते जा रहे हैं। जहाँ ये पहले आधी रोटी खाते थे अब पूरी 2 रोटियां मांगते हैं, और घर का अनाज कैसे पूरा होगा। स्कूल तक तो आपकी सिफारिश से हमें फ़ीस माफ़ होती रही, लेकिन आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के खर्चे कौन पूरे करेगा। आपका तो ख्वाब है कि इनको आला तालीम देनी है। जैसे हम बड़े हो रहे थे खर्चे भी बढ़ते ही चले जा रहे थे। अब्बा हुजूर ने कभी भी मेहनत मजदूरी से जी नहीं चुराया था, लेकिन उनका पसंदीदा मशगला हमेशा से पढ़ाना ही रहा था। वो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा दिया करते थे। कुछ की माएँ फीसें दे जाती थीं, लेकिन कुछ मुफ्त में ही बच्चे पढ़ रहे थे। मेरी अम्मा अब्बा को कहा करती थी, आपके भाइयों ने कहाँ से कहाँ तरक्की कर ली, लेकिन आप अपनी टीचरी से निकल आते तो आज भी कहीं अच्छी जगह अपने बड़े मकान में बैठे होते। मेरे अब्बा कहने लगे कि जितना मिलता है उस पर अल्लाह का शुक्र करना बनता है। हमसे निचले तबके के लोगों को देखोगी तो खुद ही अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना शुरू कर दोगी। मुझसे छोटा भाई पढ़ने में ज़रा नालायक सा था। वो घंटा एक ही सफ़े पर बैठा रहता। अब्बा से रोज़ मार खाना उसका पसंदीदा मशगला बन चुका था। अब्बा ने हर तरह की ज़ोर आजमाई करके देख ली थी। पहले प्यार से पढ़ाया, जब काम ना आया तो जूता उठाया, सख्ती दिखाई, बातों की हद तक भी बेइज्जती की, लेकिन उसे इस बात से कोई परवाह नहीं थी। जिस पेज पर बैठा होता था उसके आधे हिस्से को तो वो तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल लेता था। हर साल उसे 2 बार किताबें लेकर देनी पड़ती थी। अम्मा उसे बहुत समझाती थी, कहती थी कि तुम्हारे अब्बा तुम पर रोज़ हाथ उठाते हैं। मेरा कलेजा मुंह को आता है। अपने बाप की बात को कभी इनकार मत किया करो। सारी ज़िंदगी तुम चारों की खातिर उन्होंने मेहनत मशक्क़त की है। तुम लोगों को पाकिस्तान में रखा है, मट्टी से जोड़ कर रखा है। कभी अपने चचा के बच्चों को देखा करो, सीधे खड़े होकर नमाज पढ़ने नहीं आती। बोल चाल का तरीका उन्हें मालूम नहीं है। उनसे बेहतर तो तुम लोग हो। गली मोहल्लों में रहकर उनसे बेहतर दुआ सलाम करना जानते हो। इसलिए अपने अबाओ अजदाद से जुड़े रहना चाहिए। कभी कभार खर्चे से तंग आकर मैं तुम्हारे बाप को डांट ज़रूर देती हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोगों को कामयाब करके ही छोड़ेगा। अम्मा की समझाई बातें उसकी कितने पल्ले पड़ी हैं ये तो मालूम नहीं था, लेकिन अब्बा के साथ उसकी ट्यूशन के वक्त अम्मा भी बैठा करती थी। जब तक उसका सबक ना याद हो जाता अम्मा पास से उठती नहीं थी और एक एक लफ्ज़ को तोड़ जोड़ कर उसे समझाया करते थे। मेरी अम्मा ने भी मैट्रिक तक की तालीम हासिल कर रखी थी और उस ज़माने में मैट्रिक का बड़ा रिवाज होता था। उसे आगे की पढ़ाई की नाना ने ना इजाज़त दी और मेरे अब्बा ने अम्मा से इसी खातिर शादी की थी कि पूरे ख़ानदान में सिर्फ अम्मा ही पढ़ी लिखी थी। कहने लगे कि पढ़ी लिखी औरत आएगी तो अगली नस्ल की तरबियत अच्छी हो जाएगी। अम्मा को उन्होंने एफए में एडमिशन का मशवरा दिया था, लेकिन अम्मा ने खुद ही कह दिया कि अब घरदारी के कामों में मुझसे पढ़ा नहीं जाता, जितना पढ़ लिया उतना ही काफ़ी है। अम्मा के साथ हमेशा नरमी ही रखते थे, लेकिन अब्बा का दूसरा रूप तो हमें ही देखने को मिलता था। मेरे अब्बा की सख्ती का ये आलम था कि अगर हम गली में 2 मिनट से ज़्यादा उन्हें खड़े मिल जाते तो वो हमें वहीं से जूते मार कर घर लाया करते थे। कहते थे कि गली की बेटियां जब गुजरती हैं
तुम जैसे औबाश लड़कों की वजह से तंग होती हैं। माँओं बहनों के लिए रास्ता नहीं रोकना चाहिए, इसीलिए कभी भी गली में खड़े हुए तुम लोग मुझे नजर ना आओ। अगर कभी तुम लोगों की शिकायत मुझ तक पहुंची तो उस दिन तुम लोग अपनी खैर मना लेना। अम्मा को भी कहा करते थे कि तुम इनकी किसी भी गलती पर पर्दादारी नहीं करोगी। हमें रोज के 2 रुपए मिला करते थे, जिससे कैंटीन में चीज़ें लेना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होता था। एक बार मेरा शरारती भाई चोरी करता पकड़ा गया था। ये चोरी उसने शरारत में की थी, लेकिन कैंटीन वाले बाबा ने अब्बा को ऐसे शिकायत लगाई कि अब्बा ने इसकी हड्डियां नीली कर दी थी और अगले दिन उसके 2 रुपए भी बंद हो चुके थे। तब से हमने तौबा कर ली थी कि कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे। हमारे दोस्त अब्बा को हिटलर कहा करते थे, कहते थे कि हमसे तो ये स्कूल में बर्दाश्त नहीं होते, ज़रा सा काम ना करो तो जूतों से मुरम्मत कर देते हैं, तुम लोग उन्हें घर में कैसे बर्दाश्त करते होगे। मेरे अब्बा सख्ती के साथ साथ नरमी भी रखते थे। पहले 2 बार वो नरमी से ही बात को समझाते थे और अगर कोई बात ना माने तो जूता हाथ में पकड़कर अच्छे से नानी याद करवा देते थे, गर्मियों की छुट्टियां हों या फिर सर्दियों की। हमें सुबह नमाज पढ़ने को हमें लाजमी अपने साथ ले जाया करते थे और उनकी तरबियत को देखकर सब लोग कहते थे कि टीचर ने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है। रात को मगरिब के बाद हमें बाहर निकलने की इजाज़त ना थी। दोस्त यार हम पर गुस्सा करते थे, कहते थे कि हमारे घर वालों को तो मालूम भी नहीं होता कि हम 11 बजे घर में दाखिल होते हैं। वो तो सिगरेट पीने लग चुके थे और अब्बा हमें देते ही 2 रुपए थे। अब्बा के डर से कभी इधर उधर की चीज़ों को हाथ नहीं लगाया था। जो 2 रुपए मिलते थे उसमें ही गुजारा कर लिया करते। दोस्तियां भी ज़्यादा नहीं रखी थी। अगर दोस्ती ख़राब लड़कों से रख लेता तो अब्बा ने घर से जूते मारकर निकाल देना था। बड़े भाई के नंबर मैट्रिक में पूरे ज़िले में ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उससे कॉलेज में मुफ्त दाखिला मिल गया था। मेरे अब्बा कहने लगे, जब नीयत अच्छी हो तो अल्लाह खुद ही रास्ते निकाल देता है। देखो, हम इसकी फ़ीस की वजह से परेशान थे, लेकिन बच्चे ने अपनी काबिलियत पर अपनी तालीम का खर्चा खुद ही उठा लिया था। जब अब्बा फ़ख्र से उसका तारुफ अपनी महफिलों में करवाया करते थे, दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि मैं भी ऐसे ही नंबर लूँगा। दूसरे नंबर वाले भाई ने अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास तो किया था, लेकिन कोई पोजीशन हासिल ना कर सका। अब्बा ने उसका दाखिला भी उसी कॉलेज में करवाया था जहाँ बड़ा भाई पढ़ता था। कहने लगे कि मेरे बच्चों में कोई भी फ़र्क नहीं रहना चाहिए, इनको आज बराबरी से रखूँगा तो कल को ये वालिदैन को इज़्ज़त और मोहब्बत देंगे। मेरे अब्बा बड़े दूर अंदेश तबीयत के मालिक थे। वो चीज़ों को इतनी बारीकी से देखा करते थे और यही बात थी कि हम सब भाइयों के दिल में उनके लिए डर के साथ मोहब्बत भी बहुत थी। उन्होंने कभी हमारे दिल से अपनी मोहब्बत को ख़त्म नहीं किया था और डर को इतना हावी होने नहीं दिया था कि अब्बा के लिए दिल में बदगुमानी पैदा हो। वो हमेशा कहते थे कि बेटों का बाप हूँ, इसीलिए थोड़ा सख्त होना पड़ता है। बड़े भाई ने कॉलेज ख़त्म किया तो उसका नाम यूनिवर्सिटी में भी आ गया था, लेकिन यहाँ उसे फ़ीस भरनी पड़ती थी। इसीलिए उसने अपनी फ़ीस को पूरा करने के लिए होम ट्यूशन्स देना शुरू कर दी थी। ये दर्स व तदरीस का टैलेंट तो हमारे खून में रच बस गया था। उसे पढ़ाने का तरीका आता था, जिसकी वजह से ट्यूशन ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ी। अल्लाह का शुक्र था कि उसे 3 ट्यूशन मिल गई थी और तीनों से अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता। ट्यूशन पढ़ाने पर वो अपर क्लास लोगों में जाता था और वहाँ के लोग हज़ारों में फ़ीस देना अफोर्ड कर सकते हैं। उसने अपने खर्चे खुद उठा रखे थे। अब्बा अभी तक पढ़ाने से बाज नहीं आए थे। डबल ट्यूशन पढ़ाया करते थे और कहा करते थे कि तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं। मैं भी अपने बड़े भाई की तरह पोजीशन होल्डर रहा था और यूनिवर्सिटी में भी मैंने स्कॉलरशिप पर ही पढ़ाई की थी। मैं शुरू से अपने आप को पढ़ाई में बहुत मसरूफ़ रखता था, जिसकी वजह से मेरे नंबर हमेशा बाकी सबसे ज़्यादा आते थे और पूरी ज़िंदगी मैंने कभी अपना कॉम्पिटिटर नहीं देखा था। स्कूल के टीचर्स की ज़बान पर भी मेरा ही नाम होता। सब कहते थे कि उस्ताद का बेटा है, कैसे पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होगा। उस्ताद
इसे खुद पढ़ाते होंगे। सारी जिंदगी जो अब्बा ने हमें बताया था, कहा था कि तुम लोगों की शिकायत मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बात को हमने पूरा किया था। जैसे जैसे हमारे कद बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे अब्बा का रवैया भी नरम होता जा रहा था। अब तो वो दोस्ताना लहजे में बात करते थे, कई बार घर के कामों में मशवरे भी लिया करते। पढ़ाई लिखाई का दौर ख़त्म हुआ तो सब भाई अपनी अपनी नौकरियों पर लग गए। घर की आमदन भी पहले से बेहतर हो गई थी। अभी तक किसी भाई की शादी ना हुई थी, इसलिए हम सब भाई इकट्ठे ही रहते थे, वरना मेरे अब्बा का ख्याल था कि शादी के बाद सबको अलग अलग कर दिया जाएगा। कहने लगे मेरे लिए मेरी पेंशन ही काफ़ी है, स्कूल की नौकरी 1-2 साल तक ख़त्म हो जाएगी तो मैं अपनी पेंशन पर गुजारा कर लिया करूँगा। तुम लोग अपना घर चला लेना और आपस में जब भी मिलना मोहब्बत और इत्तेफाक से मिलना। मुझसे छोटा पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए नौकरी ढूंढने में भी उसे बड़ी मुश्किल आई। वो बहुत जल्दी हिम्मत हार देने वालों में से था। अम्मा का हमेशा से लाडला रहा था। अम्मा उसे जो नसीहतें करती थीं उस पर कभी न कभी अमल कर ही लेता था। वो कहते हैं ना कि अल्लाह कभी कभार किस्मत खोल देता है, इसी तरह अल्लाह ने उसकी किस्मत भी खोल दी थी। अब्बा उसे हर वक्त कहते रहते थे कि मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, ये ना हो कि तुम बाकी भाइयों से कम कमाओ और ये लोग तुमसे नाता ही तोड़ दें। आजकल का दौर बदल चुका है, भाई सिर्फ उनसे नाता रखना चाहते हैं जो उनके बराबरी का कमाते हों। अब्बा की बात गलत नहीं थी। वक्त के साथ लोगों का खून सफ़ेद हो चुका है। वो किसी को यूं सहारा नहीं देते कि ये गरीब कहीं मुझसे 4 पैसे उधार ही ना मांग ले। लेकिन उसकी किस्मत सबसे ज़्यादा अच्छी निकली थी। उसे नौकरी के लिए ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़े थे। पहले तो वो पढ़ाई मुकम्मल करके 2 महीने घर में ही बैठा रहा। कहने लगा कि मुझे पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा शौक़ नहीं है, इसीलिए कोई मुझे ट्यूशन पढ़ाने का मशवरा ना दे। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके सिफारिश से उसकी एक नौकरी लगी। तभी उसकी किस्मत के दरवाजे भी खुल गए। उसे सरकारी नौकरी मिल चुकी थी, जिसका इंटरव्यू देने के लिए भी अम्मा ने उसे कायल किया था। वरना वो तो कहने लगा कि आजकल की नौकरियां सिफारशी लोगों को मिल जाती हैं, मुझ जैसे बैक बेंचर को भला क्या वो नौकरी देंगे। मुझसे तो ठीक से इंग्लिश के 4 लफ्ज़ नहीं बोले जाते। वालिदैन तो औलाद की कामयाबी पर खुश होते हैं। उसकी नौकरी लगने पर अब्बा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी और उसका माथा चूम कर कहा था, तुम्हें ऐसे ही कामयाब देखना चाहता था। देखो अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। बड़े भाई को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल चुकी थी। उससे छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना कारोबार खोल रहा था। पहले उसने कुछ अरसे नौकरी की थी और वही पैसे बचाकर अपना कारोबार खोलने में लगा दिए थे। अब्बा तो अपने बच्चों को कामयाब ही देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया था। कहने लगे कि अगर तुम्हारा शौक इसी में है तो ये करके भी देख लो। मैं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था और मेरी तनख्वाह लाख रुपया थी। सब भाइयों में ज़्यादा कमाने वाला मैं ही था और बारी बारी अब अम्मा को सबकी शादियों की फिक्र लग गई। कहने लगी कि अगर तुम लोगों को कोई लड़की पसंद है तो खामोशी से मुझे बता देना, ताकि तुम लोगों के अब्बा के साथ जाकर वहाँ रिश्ता डाल सकूं। कोई ऐसी बात ना करना जिससे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। किसी की बहन बेटी को झूठे लारे नहीं लगाने चाहिए। अगर किसी से वाकई मोहब्बत हुई तो मुझे बता देना। बड़े भाई ने अम्मा की पसंद के आगे सर झुका दिया था। अम्मा भी रिश्ते ढूंढने लगी थी। भाई की नौकरी को देखते हुए ताया ने खुद ही कह दिया था कि उनकी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। अगर हम बाहर से रिश्ते देख रहे हैं तो क्यों ना उनकी बेटी का रिश्ता देख लिया जाए। लेकिन अब्बा ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि आपकी बेटी बाहर के मुल्क रहकर पली बड़ी है। मेरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी से भी इतना नहीं कमा सकता जितनी आसाइश आपने दे रखी है। बाद में बच्ची को मुश्किल होगी। इस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलने के बजाय कहीं हम बोल चाल से भी ना चले जाएं। इसलिए बेहतर है कि हम गरीब घराने की कोई लड़की देख लेंगे। मेरे अब्बा कहने लगे कि किसी यतीम बच्ची का सहारा बन जाना बेहतर है।
और फिर एक रिश्ता करवाने वाली ने गरीब बच्ची का रिश्ता भी दिखा दिया, जो BA तक पढ़ाई कर चुकी थी और घर के हालात की वजह से ट्यूशन और स्कूल पढ़ा रही थी। अब्बा को तो बच्ची से मिलकर ही ये रिश्ता बड़ा मुनासिब लगा था। हम लोग भी बेहद खुश थे। कभी हमने बच्चों की तरह हंसी मजाक आपस में किया ही ना था। अब्बा शुरू से ऐसे सख्त तबीयत रहे थे कि हमने घर में किताबें खोली, वक्त और ज़रूरत के बाइस ही बात की थी। लेकिन अब भाभी घर में आ रही थी तो घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कभी अम्मा एक को पकड़कर बाजार ले जाती तो कभी दूसरे भाई की शामत आ जाती थी। घर में कोई लड़की थी नहीं और हमने भी आज तक किसी लड़की से बात नहीं की थी। इसीलिए अम्मा बार बार हमें समझा रही थी कि तुमने अपनी भाभी के साथ कैसे पेश आना है। वो बेचारी तो पराए घर से आ रही है, तुम लोग ज़रा तमीज़ से रहना और भाभी को कोई काम ना कहना। मैं तुम लोगों के सारे काम कर दिया करूँगी, वो सिर्फ तुम लोगों के भाई के काम करेगी। भाभी शादी करके घर आ गई। उनके आने से यूं लगा कि जैसे बहन की कमी पूरी हो गई है। हम सब उन्हें अपनी बहन का दर्जा ही देते थे। वो भी बहुत अच्छी थी। अम्मा के लाख इनकार के बावजूद भी वो मज़े मज़े के खाने हमें बना कर दिया करती थी। मेरी अम्मा ज़रा देसी खातून थी। उन्हें आजकल ये विलायती खाने बनाने नहीं आते थे। अब्बा ने तो हमेशा से बहू के बजाय उन्हें बेटी ही समझा था। हमारे घर में वो बेहद खुश थी। अब बड़े भाई की शादी हुई तो अम्मा को छोटे की फिक्र लग गई थी। कहने लगी कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुम सबको खुशबाश देखना चाहती हूँ। तुम लोगों के घर बस जाएंगे तो मैं भी मुतमईन हो जाऊंगी। उसने भी अम्मा को उनकी मर्जी की बहू लाने का ही कहा था। बड़ी भाभी को देखकर अम्मा की पसंद पर यकीन सा हो गया था। भाभी ने आते ही अम्मा को माँ का दर्जा दिया था। अब्बा की तो इतनी खिदमत किया करती थी। अब्बा की भी वो सख्ती कभी देखने को नहीं मिली थी। हमेशा अपनी बहू से छोटे बच्चों की तरह प्यार ही किया करते थे और जो हमें बाहर की चीज़ें खाने से मना करते थे, अपनी बहू की मनपसंद चीज़ें शॉपर में डालकर लाया करते थे। कहते थे कि बेटी ने कह दिया था तो इनकार कैसे कर सकता था। बड़ी बहू की अय्याशियाँ देखकर हर कोई चाहता था कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू बन जाए। मेरे अब्बा ने कभी किसी का हक नहीं खाया था, कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की थी। यही वजह थी उन्होंने ये सब हमें भी सिखाया था और पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत बढ़ गई थी। छोटे भाई की शादी हुई तो वो अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया, क्योंकि उसके कारोबार की वजह से उसे शहर से बाहर ही रहना पड़ता था। वो अपनी बीवी को भी साथ ले गया था और साल के अंदर ही अम्मा ने मेरी शादी भी तय कर दी। हमारे ख़ानदान में जहेज़ लेना बड़ा मायूब समझा जाता था, इसलिए मेरे दोनों भाइयों ने अपने कमरे का फर्नीचर खुद ही बनाया था और मुझे भी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से एक घर मिल चुका था। जिंदगी इतने आराम और सुकून से गुजर रही थी। आज तक मुझे किसी चीज़ के लिए तगो दो नहीं करनी पड़ी थी। मुझे यूं लगने लगा था कि मैंने ज़िंदगी में मेहनत उतनी ही की है कि मैं कभी नाकामी हासिल ही नहीं कर सकता। मेरी शादी भी कुछ अरसे में हो गई थी। मेरी शादी बहुत अच्छी चल रही थी। अम्मा अब्बा भी बेहद खुश थे। बड़ा भाई तो अम्मा अब्बा के साथ ही रहता था, लेकिन मेरी कंपनी ने मुझे दूसरे शहर ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर आ गया था। मेरी बीवी बेहद हसीन थी, पढ़ी लिखी थी, हर लिहाज से अच्छी थी, सलीकेमंद थी। उसने घर को बहुत अच्छे से सजा लिया था। शहर में आकर मेरे दोस्त अयाश तबीयत वाले लोग बन गए थे, जो रात देर देर तक महफिल सजाते थे। कहने लगे अब तुम्हारी क्लास बदल चुकी है। जब तक अब्बा के हाथ में थे तब तक मगरिब के बाद घर जाना ठीक था। अब तो तुम बड़े हो चुके हो, हमारे साथ 2 घड़ी बैठ जाया करो, या फिर अपनी हसीन बीवी की वजह से घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। उनकी बातें सुनकर मैं शर्मिंदा सा हो गया था और उन्हें गलत साबित करने के लिए मैं उनके साथ बैठने लगा था। और धीरे धीरे मुझे कब उसकी आदत हो गई पता ही ना चला। मेरी बीवी ने कभी मुझे किसी बात की शिकायत नहीं की थी और ना ही किसी चीज़ के बारे में खफगी का इजहार किया था। बाकी भाइयों की भी शादियां हो गई थी। अम्मा अब्बा अपने घर में रहने लगे थे और बड़ा भाई उनके साथ ही रिहाइश रखे हुए था।
बाकी छोटे भाई सब अपनी अपनी जगह पर मकान बनाकर अपनी बीवियों के साथ अलग हो गए थे। सिर्फ एक ईद का मौका ऐसा होता कि हम सब भाई आपस में मिलते थे, हंसी मजाक करते थे। मेरी अम्मा ने सब बहुओं को अपनी बेटी बनाकर रखा था, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की थी, और यही वजह थी कि हमारे घर में रिवायती घरों की तरह कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई थी। लेकिन धीरे धीरे बाहर शहर में रहकर नए दोस्त बनाकर मैं अपने अब्बा की बातों को भूलता चला जा रहा था। पैसे से मोहब्बत सी होने लगी थी। पैसे को नशे की तरह कमाने में लग गया था और मुझे नजर आने लगा था पैसे के बगैर तो आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती हैं। अपनी गाड़ी का शौक पैदा हुआ था जिसके लिए दिन रात कमाई कर रहा था, और मैंने इर्द गिर्द ये देखा था कि मेरी फैक्ट्री में मुझसे पहले के आए लोग तेजी से तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। मालिक की तरफ से उन्हें गाड़ी भी मिल चुकी है। मेरे दोस्त कहने लगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैनेजर से बना कर रखो तो तुम्हारी भी प्रमोशन जल्द ही हो जाएगी, बस वो जो कहता जाए तुम करते जाना। उनकी बात मुझे ज्यादा समझ नहीं आई थी। कहने लगे, जल्द ही मैनेजर की तुम्हारे पर नजर है, तुम्हें कहीं दावत पर बुलाएगा तो चले जाना। उनकी बात को समझकर मैं सर हिला गया, लेकिन असल अंदर की कहानी अब तक मुझे मालूम ना हुई थी। कोई भी मेहनत के बलबूते पर ऊपर तक नहीं गया था। उनके पीछे की वजह कुछ और ही थी जिनसे मैं अभी तक अनजान था। कितनी मेहनत मैं करता था और मेरी वजह से उस फैक्ट्री को जितने प्रोजेक्ट मिले थे, अब तक मुझे मैनेजर की सीट पर होना चाहिए था। लेकिन ना जाने क्यों मुझसे पीछे के लोगों की इतनी जल्दी तरक्की हो रही थी। इस बात का पर्दा हटाने को मैंने भी सोच लिया कि इस बार तो मैं भी तरक्की की मंजिल पर चल कर ही दम लूंगा। अगर मेरी तनख्वाह बढ़ जाती या मेरा प्रमोशन हो जाता तो मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलने के इम्कानात भी थे। रोज मुझे मोटरसाइकिल पर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और बीवी के साथ गाड़ी में घूमा करूंगा। बीवी भी मेरी तरक्की और मेहनत को देखकर खामोश थी। वो बेचारी तो कहीं घूमने की ख्वाहिश भी नहीं करती थी। मैंने उसे वादा किया था कि साल के अंदर गाड़ी ले लूं तो तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। कहने लगी, आपकी मेहनत पर मुझे पूरा यकीन है, आप एक दिन लाजमी कामयाब हो जाएंगे। खाने पकाने में उसका कोई सानी नहीं था। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से वो टॉप पर रही थी। अल्लाह ने बीवी के मामले में भी मेरी किस्मत खोल दी थी। एक रोज मैनेजर ने खुद ही मुझे ऑफिस में बुला लिया। कहने लगा कि हमारी कंपनी के सिलसिले में एक पार्टी है जहां तुम अपनी बीवी के साथ हाजिर हो जाना। वहां और भी बड़े बड़े लोग होंगे। तुम बहुत मेहनती इंसान हो, इस वजह से तुम्हें वहां बुला रहा हूं। बाकी कंपनी के लोगों को मैंने शिरकत के लिए नहीं कहा है। तुम खास हो, इसलिए तुम्हारा अपनी बीवी के साथ आना लाजमी है। उनकी बात को सुनकर मैं बेहद खुश हो गया था। मेरे दोस्त सच ही कहते थे कि वो अपनी खास पार्टियों में उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनकी प्रमोशन करनी होती है। अपनी बीवी के साथ अच्छा सा तैयार होकर मैं पार्टी में पहुंच गया। मेरी बीवी भी बहुत खुश थी। पहली मर्तबा वो इतनी बड़ी पार्टी में जा रही थी। कहने लगी कि इतने महीनों बाद आपकी कंपनी की पार्टी में जाने का अलग ही मज़ा है। हम दोनों अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुंचे तो मैनेजर ने हमारी अच्छे से वेलकम की। मेरी बीवी को देखकर कहने लगा कि तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दिया था, क्योंकि ये हमारे मिडिल क्लास माहौल की पार्टी नहीं थी जहां किसी दूसरे की बीवी की तारीफ करने पर खून बहा दिया जाता था। लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते थे। उनमें अभी तक गैरत बाकी थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की की मंजिल तय करता है उसकी गैरत भी मरती चली जाती है। अगर मैं पहले की तरह का इंसान होता तो शायद मुझे फर्क पड़ता, लेकिन अब के उस्मान को कोई फर्क नहीं पड़ा था। अपनी बीवी की तारीफ पर सीना चौड़ा करके मैंने मुस्कुरा कर अपनी बीवी को देखा था। वो बेचारी तो शर्माई घबराई सी मेरे साथ खड़ी थी। आज तक वो इतनी बड़ी पार्टी में नहीं आई थी, तो मेरा भी आज तक इतनी बड़ी पार्टियों में आने का तजर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी इस तरह के माहौल को देखता रहता था, इसीलिए ज़्यादा घबराया नहीं था। लेकिन मेरी बीवी इस तरह के माहौल और मिलने वाली तारीफी जुमलों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी।
उस बेचारी को तो इस माहौल का इल्म ही नहीं था। मैनेजर मुझे कहने लगा कि मैंने तुमसे ख़ास बात करनी है। अपनी बीवी को सोफे पर बिठाकर मैं ज़रा साइड पर हो गया। ये माहौल तो ऐसा था जहाँ गैर मर्द भी दूसरों की बीवियों से हाथ मिला रहे थे, उनके साथ गले मिल रहे थे, लेकिन मैं अभी इतना बेगैरत नहीं हुआ था। मैनेजर मुझे कहने लगा कि तुम्हारी बीवी बड़ी हसीन है। दोबारा उनके मुंह से तारीफ सुनना ज़रा मायूब सा लगा था कि बार बार ये शख्स एक ही बात को रगड़े जा रहा है, और मैं भी मर्द था, उसकी नीयत से अच्छे से वाकिफ था। कहने लगा कि अगर एक रात के लिए तुम अपनी बीवी को मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी प्रमोशन कर दूंगा। मुझे मालूम है तुम्हें गाड़ी का बड़ा शौक है, कंपनी की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हें दूंगा। आज तक इतनी खूबसूरत लड़की मैंने देखी नहीं। उसकी बात को सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। ऐसी बात कैसे कर सकते हैं आप? वो मेरी बीवी है, गर्लफ्रेंड नहीं जो आपके सामने पेश कर दूंगा। निकाह में है मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कीमत लगा रहे हैं। अब तो मेरी बात को सुनकर वो हंसने लगे। कहने लगे कि जितना तुम कमाते हो, अगर सारा साल भी मेहनत मुशक्कत में लगे रहो तो आधी उम्र तो तुम गाड़ी खरीदने में लगा लोगे। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अगर शॉर्टकट लिए जाएं तो क्या ही दिक्कत आ जाएगी। कौन सा मैंने अगले दिन खड़े होकर ऐलान कर देना है कि कल की रात मैंने तुम्हारी बीवी के साथ गुजारी है। मैं भी बीवी वाला हूं। ये राज राज ही रहेगा, किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा और तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी। सबको यही लगेगा तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम्हें तरक्की मिली है। मैं हंसने लगा और कहा कि आज मुझे मेहनत का असल मतलब समझ आ गया है, और मेरी तरह इस मेहनत का फल जिससे मिला होगा वो भी इस मतलब को समझ जाएगा। लोगों की आंखों में आंखें डालने वाली गैरत मर जाएगी। किसी से आंख नहीं मिला सकूंगा, और मेरी बीवी बाजारू औरत नहीं है। तो वो हंसकर कहने लगे, खूबसूरत लड़कियां मान जाती हैं। अगर तुम अपनी बीवी को एक बार कहोगे तो शायद उसका भी ये दिल कर रहा होगा। इतनी बड़ी महफिल में आई है, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, लड़कियों को देखेगी तो उसकी भी ख्वाहिश जागेगी कि वो भी ऐसी जिंदगी गुजारे। वैसे भी इसमें क्या ही बुराई है। उनकी बातों को सुनकर मैं सोच में पड़ गया था कि ये करना क्या ठीक होगा। बार बार मेरा ज़मीर मुझे इसके लिए मलामत कर रहा था, कह रहा था कि मैं मैनेजर का मुंह तोड़ देना चाहिए। मैं उस पर हाथ उठाने में देर ना लगाता, लेकिन मुझे मालूम था कि उसके बाद मेरी नौकरी चली जाएगी और मुझे वापस अपने बाप के घर पर जाना पड़ेगा। आजकल के दौर में नौकरी मिलना बेहद मुश्किल हो गया था। हर किसी की किस्मत मेरे भाई की तरह अच्छी नहीं होती कि सरकारी नौकरी मिल जाए। घर आकर भी काफ़ी देर सोचता रहा था। मेरी बीवी ने कई बार मुझसे पूछने की कोशिश की कि आखिर को मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक उस फैसले पर पहुंचा ही नहीं था कि मुझे ये काम करना भी चाहिए या नहीं। अगर किसी को इल्म हो गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, लोग मुझ पर थू करेंगे, और अब्बा तो शायद मुझे सारी जिंदगी घर से बेदखल कर दें। मेरी बीवी इस बारे में क्या कहेगी? वो बेचारी तो कभी किसी गैर मर्द से हाथ तक नहीं मिलाती है, और इतनी बड़ी बात अगर उसको कह दी तो वो शायद मेरे साथ जिंदगी भर रहने का सोचे भी ना। अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी बीवी कहने लगी कि आज की पार्टी में सबने इतने अच्छे गहने पहन रखे थे, मुझे भी डायमंड की ज्वेलरी का बहुत शौक था। जब आपकी तरक्की होगी तो मैं भी ऐसी ही ज्वेलरी बनवाऊंगी। पहली मर्तबा जिंदगी में उसने ख्वाहिश की थी। मुझे समझ आ गई कि अमीरों की पार्टी में एक बार जाकर उसकी ख्वाहिशात जन्म लेना शुरू हो गई हैं। मेरे दिल और दिमाग में जो मनफी ख्यालात आ रहे थे वो एक लम्हे को ख़त्म हो गए, और मैं अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी बात को गलत मत लेना और ना ही जज्बाती होकर फैसला करना। जो तुम्हारा फैसला होगा उसी पर अमल किया जाएगा। दरअसल आज की पार्टी में मैनेजर ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ें की हैं। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि शायद उसकी बीवी बेचारी खूबसूरत नहीं होगी,
तभी खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी राल टपक रही थी। बहुत अजीब आदमी लगा। मैंने कहा कि उसने एक बहुत ही अजीब बात भी की है। कहने लगा है कि तुम्हारी प्रमोशन सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब तुम अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। मेरी बात सुनकर काफी देर वो खामोश मेरी आंखों में देखती रही। कहने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने कहा मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया था, लेकिन देखो उसकी बात गलत नहीं है। आजकल के दौर में मेहनत से कुछ हासिल नहीं होता। इतने अरसे से मेहनत कर रहा हूं। ये मैनेजर तो इतना हड हराम किस्म का इंसान है। भला ऐसे इंसान को मैनेजर की सीट पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। कहने लगी कि मैं तुम्हारी बात मानने पर राजी हूं। तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में खुश हो गया था। मुझे तो लगा था कि वो बहुत गुस्सा करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। उसको मनाने के लिए 1000 जतन करने पड़ेंगे और शायद वो माने भी ना। लेकिन वो कहने लगी कि मैं तो उसके साथ रात गुजार लूं, लेकिन उसके बदले में उसकी अपनी बीवी को तुम्हारे साथ रात गुजारनी होगी। उसकी बात सुनकर मैं परेशानी से उसे देखने लगा। भला मैनेजर मेरे पास अपनी बीवी को क्यों भेजेगा, और उसका मुझसे क्या ही काम होगा, और भला मुझे उसकी बीवी से क्या काम हो सकता है? मैं हवस परस्त इंसान थोड़ा ही था। मेरी बीवी ने न जाने क्या सोचकर ये ख्वाहिश रखी थी। मैंने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है। कहने लगी कि वो जब गैरत का जनाजा नहीं निकाल सकता तो 4 पैसे की खातिर तुम अपनी कब्र क्यों खराब कर रहे हो? अंकल आंटी ने तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत की है तो कम से कम अपने माँ बाप की तरबियत का ही ख्याल कर लो। अंकल ने तो कभी 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। स्कूल में तो कोई पूछने वाला भी नहीं था, लेकिन फिर भी रोज उनके स्कूल जाया करती थी। उनका खून होकर तुम इतने गलत रास्तों पर कैसे चल सकते हो? इतने अरसे से तुम्हारी सरगर्मियां देख रही हूं, धीरे धीरे तुम बदलने लगे हो। उसकी बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। वो सच ही तो कह रही थी कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे वालिदैन ने मुझे हक हलाल की कमाई खिलाई थी, और यही उनकी हक हलाल की कमाई थी कि जिसने मुझे गलत रास्ते से चलने से बचा लिया था। मैं अपनी बीवी को कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे गलत रास्ते से बचा लिया, वरना नफसी ख्वाहिशात के हाथों चढ़कर मैं तो ये काम करने का सोच रहा था। कहने लगी कि आजकल के फितना दौर में हर कोई ऐसे ही तरक्की की राहें चढ़ रहा है, और शायद तुम्हें दूसरों को तरक्की करता देख लिया, एहसास भी हो कि तुम उनसे ज्यादा तरक्की कर सकते हो। लेकिन तरक्की का ये रास्ता कहाँ ठीक है? वो मैनेजर शायद अपनी बीवी को बॉस के पास भेजता भी होगा, लेकिन तुम भी क्या इस गुनाह के धंधे में शामिल होना चाहते हो? कल को तुम्हारी बेटी भी यही काम करेगी। उसकी इतनी सी बात में मेरी गैरत जगा दी थी। मैं अपनी बहन बेटी के लिए काम कैसे सोच सकता हूं? मेरी बीवी भी तो मेरी इज्जत ही है। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मैंने कहा, तुम इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना, ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। मेरी बीवी कहने लगी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। भला मैं तुम्हारा जिक्र किसी के सामने करके अपने लिबास को क्यों गंदा करूंगी? ठीक वक्त पर सीधे रास्ते पर चल पड़े, और अगले दिन भी मैंने मैनेजर को साफ इनकार कर दिया था। मेरे दोस्त यार कहने लगे, प्यारे इतना तो चलता रहता है, कौन सा किसी और के पास जाना था? लेकिन उनसे मैंने दोस्ती खत्म कर दी थी। बुरी कंपनी का अंजाम बुरा ही होता है। अपनी बीवी को लेकर अपने शहर वापस चला गया था, और अल्लाह पर भरोसा करके ये नौकरी भी छोड़ दी थी। कई नई जगह काम करने का सोचने लगा था, और जब आप अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो अल्लाह आपको उससे बेहतरीन चीज़ अता करता है, और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मैंने अल्लाह की खातिर एक नौकरी को छोड़ा तो अल्लाह ने मेरे लिए उससे बेहतर नौकरी दे दी थी, और यहाँ मुझे मैनेजर की पोस्ट पर जॉब मिली थी। कंपनी का मालिक भी बहुत अच्छा और शरीफ इंसान था। जिस गुनाह की दलदल से मैं निकलने की तगोदो कर रहा था, अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाब कर दिया था, और मुझे इतनी अच्छी हमसफ़र दी थी
जिसने मुझे हाथ पकड़कर मेरी मुश्किलात से निकाला था। यही तो जिंदगी का मज़ा है कि जब आप किसी से निकाह करते हैं तो आप एक दूसरे का मजबूत सहारा बन जाते हैं, जिंदगी की सर्द गर्म हवा साथ बर्दाश्त करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।